Welcome to Physics Aboard. This is third lecture on center of mass और इस लेक्चर में डील करेंगे कॉलिजन। कॉलिजन वर्ड आते ही हमें ये फील होने लगता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में टक्कर हो गया है, जबकि फिजिक्स में टक्कर के अलावा अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अप्रोच भी कर रहे होंगे तो कॉलिजन माना जाता है। इस लेक्चर में डील करेंगे इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन। मैं हमेशा बोलता हूँ वर्ड्स पर ज़रूर ध्यान दीजिए। इलास्टिक, इलास्टिक मतलब ऐसा सब्सटेंस जो अपने शेप को फिर से रीगेन कर सकता हो, तो वैसे कॉलिजन को इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। इलास्टिक हमारे कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसी तरह फिर इन इलास्टिक कॉलिजन है। इन इलास्टिक मतलब जो एक बार शेप चेंज हो गया तो वो फिर से शेप गेन नहीं कर पाता है। यहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन वैसा कॉलिजन है जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है और साथ ही साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल स्टेज इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल स्टेज, जबकि इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती है। लेट्स स्टार्ट विद वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इलास्टिक कॉलिजन। ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया है कि वैसा कॉलिजन जिसमें शेप रीगेन हो जाता हो, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस शेप में वापस आ जाता हो। अब ये जब हम एग्जांपल लेंगे तो उसके हिसाब से फिर बात करेंगे। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ये ऑफ मास m1 एंड मूव कर रही है वेलोसिटी u1 से, एंड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 और ये मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u2 से। ध्यान देने की बात यह है कि u1 अभी ग्रेटर देन u2 रखा जाए ताकि सेम स्ट्रेट लाइन पर ये ज़्यादा स्पीड से चले, सो दैट इससे जाकर किसी टाइम t के बाद टकरा जाती हो, ठीक है। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पर चलेगी, दोनों की वेलोसिटी डिफर कर रही है, तो मास m1 m2 पर टक्कर मार देगी, ठीक है। m1 क्या हुआ, m2 से टकरा गई। अब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये ऑब्जेक्ट m1 इस पर F1 फोर्स लगाएगी, तो इन रिटर्न ऑब्जेक्ट m2 m1 पर अपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं F2 फोर्स लगा देती है, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन इज ओके। नाउ अब टक्कर होने के बाद ऑलरेडी मैंने कहा है इलास्टिक कॉलिजन है, हो सकता है शेप डिफॉर्म करे, कुछ ऐसा दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा शेप चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे एक रिप्रेजेंटेशनल फिगर मैंने आपको दिखाया है, दोनों का ही शेप चिपक जाए। अब क्या है, दोनों अपने शेप को गेन करेगा, चूँकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये दबा है तो वो गेन करेगा। तो उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब ये शेप गेन करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी इसी वजह से क्या होती है, कंजर्व रह जाती है, यानी इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट तो है ही, लेकिन दोनों के
सम को अगर एक साथ लिया जाए तो टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दोनों ऑब्जेक्ट के सम के, काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होनी चाहिए। कोलिजन के बाद इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, वेलोसिटी v1 और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि शेप डिफॉर्म कर गया है। अब क्या है, शेप अपने ओरिजिनल स्टेज को गेन करना चाहता है, तो क्या होगा, वो जब गेन करेगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगी किस चीज़ में, काइनेटिक एनर्जी में। देयरफॉर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल स्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल स्टेज। इसीलिए इलास्टिक कोलिजन में क्या रहता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह जाती है। अब आइए इस सिचुएशन को फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट m2 है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। m1 की वेलोसिटी u1 है, m2 की वेलोसिटी u2 है। u1 इज ग्रेटर देन u2। तो कुछ टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगी। हो सकता है शेप डिफॉर्म कर जाए, और डिफॉर्म करने के बाद जब वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में वापस आएगी तो यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट m1 की वेलोसिटी v1 और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। अब आप देखिए, दिए हुए टाइम में ऑब्जेक्ट m1 की वेलोसिटी u1 से v1 में कन्वर्ट कर जा रही है, तो हम लिख सकते हैं फॉर m1 एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। उसी तरह फॉर m2 लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u2 divided by t. Now from Newton's third law of motion, क्या हो जाएगा, F1 is equal to माइनस F2। वन डायमेंशनल हमने लिया है इलास्टिक कोलिजन, स्ट्रेट लाइन पे लिया है, इसलिए कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1 एंड F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2। m1 एज इट इज m1 लिखा गया, और a1 कितना है, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t, दैट इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। इज दैट ओके? t से t कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 u2 सॉरी v2 प्लस m2 u2। अब अरेंज कर लीजिए, अरेंज जब कीजिएगा तो आप देखिए, इसको जब इधर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस प्लस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा m2 v2, दैट इज इक्वल टू, ये इधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, मैं इसको इस साइड वाले को पहले लिख लेना चाहता हूँ, दैट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, और ये किसके बराबर है, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि इनिशियल मोमेंटम जितना था m1 u1 प्लस m2 u2, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2, टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद जो फाइनल मोमेंटम है m1 v1 m2 v2,
वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। मीन्स मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। सो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा ए है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की चर्चा इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने की है। वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम कंजर्व हो जाती है। मीन्स व्हेन टू और मोर बॉडीज आर एक्टेड अपॉन बाय ईच अदर देन देयर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज और नेट फोर्सेज आर अप्लाइड अपॉन द ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए कहीं पर भी मैंने चर्चा नहीं की है कि हाँ ये मूव कर रहा है तो इस पर कोई बाहर से फोर्स आपने लगाया है। जो भी फोर्स है वो इस दोनों के टक्कर के कारण जनरेट हो रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। उस हालत में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रह जाता है। तो एक इक्वेशन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा इक्वेशन, मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। देयरफॉर डायरेक्ट अगर लिखें फॉर काइनेटिक एनर्जी, चूँकि ये कंजर्व है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर इस ऑब्जेक्ट के लिए। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखिए सारा हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आप इसको अरेंज भी कर लीजिएगा। m1 वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए और m2 वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए। ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, और उधर लेकर जाइएगा तो ये हो जाएगा, ऑलरेडी ये m2 v2 स्क्वायर है और इसको जब उधर लेके जाएंगे इक्वल के तो ये हो जाएगा m2 u2 स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए m1 को, m1 कॉमन ले लिए तो ये कितना हो गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहाँ m2 कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन ले लिए तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो फॉर्मूले के हिसाब से ये u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, और यहाँ पर m2, और ये कितना हो जाएगा v2 स्क्वायर, तो ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है। एक रिजल्ट आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया है। अब मैं ये बीच वाले पोर्शन को हटा रहा हूँ। इस इक्वेशन को भी वैसे ही अरेंज कीजिएगा। तो m1 टर्म को एक साथ ले लीजिए, जब इधर उठा के लाइएगा तो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 पहले आ जाएगा, और ये u2 जब उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। तो ये एक आ गया और एक ऑलरेडी वहाँ पर है, मैं उसको फिर से लिख रहा हूँ। कितना है वहाँ पर, m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 हाउ मच, v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। अब आप देखिए m1 u1 माइनस v1 वो यहाँ भी है, अगर इस के लिए ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये कितना लिखा जाएगा, इतने के बदले में आपको ये लिख लेना है m2 v2 माइनस u2 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। ओके, m2 से m2 कैंसिल आउट, v2 माइनस u2 v2 माइनस u2 से कैंसिल आउट, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब सेम टाइप का, मतलब इनिशियल वेलोसिटीज़ को एक साथ लिख लीजिए और फाइनल वेलोसिटीज़ को एक साथ लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ज़रा फिगर को ध्यान से देखिए।
u1 माइनस u2, यानी जो अप्रोच कर रहा है ऑब्जेक्ट मास m1 किसको, m2 को, वो वेलोसिटी कितनी हो गई, वो वेलोसिटी हो गई u1 माइनस u2। इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट m1 u1 वेलोसिटी से इसको अप्रोच कर रहा है, ऑलरेडी मैंने ये लिख दिया था आपको पहले ही। और दूसरा देखिए, कॉलिजन के बाद v2 माइनस v1 है, v2 क्या हो रहा है, टक्कर के बाद दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ती जा रही है। ये v2 स्पीड से अलग हो गया है और ये v1 स्पीड से अलग हो गया है, ठीक है, यानी दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है। देयरफॉर ये जो v2 माइनस v1 है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल है, इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो आप इसे लिख सकते हैं, जनरल कस्टम ये है कि पहले इसको लिख लेते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू, आगे मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैंने लिखा है, पहले इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। इन सबको मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ कि आगे काम आने वाला है, सो दैट ये वहाँ पर रेलिवेंट हो जाए। सो ये कितने के बराबर हो गया, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ढेर सारे रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारा ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ कि आ गया है। तो इसको मैंने a माना हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो चीज़ हमें मिला था, दूसरे को हम इसको b मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी कोलिजन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है, जैसे फाइनल वेलोसिटी v1 कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v2 कितनी है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, यानी इनिशियल वेलोसिटीज़ को ध्यान में रखते हुए फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। लेट्स सी दैट। यहाँ से मैं रिमूव करना चाहता हूँ किसको, v2 को, सो दैट कि v1 के फॉर्मेट में आप इक्वेशन लिख सकें। सो v2 को रिमूव करने के लिए अगर हम इस दिए हुए इक्वेशन को b को, अगर इक्वेशन b को m2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको ऑलरेडी लिख लीजिए पहले, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m2 से। देयरफॉर हम चाहते हैं कि पहले इसको लिख लीजिए, m2 u1 माइनस, ये माइनस है, m2 u2 दैट इज इक्वल टू m2 v2, m2 v2 माइनस m2 v1। इज दैट ओके। नाउ कैसे रिमूव होगा ये, अगर जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक रिमूव नहीं हो पाएगा। सो सब्ट्रैक्शन के बाद आप देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ u1 को कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये, m1 माइनस m2 इंटू u1। यहाँ u2 को कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 2m2 प्लस 2m2 u2, और यहाँ m1 v1 और ये m2 v1, अगर v1 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, m1 प्लस m2 v1। अब v1 के लिए चूँकि हम ये रिज़ल्ट लिख रहे हैं, देयरफॉर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इन सभी के। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस, इसके भी डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा,
m2 divided by m1 plus m2 into u2. इज दैट ओके? सो v1 के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना। ये तो मैं डिराइव करके बता रहा हूँ, फॉर्मूला आप याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आपको बनाना होगा। v1 अगर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में याद रखिएगा हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट के मास का सम होगा। ठीक है, पहले u1 लिख लीजिए, फिर u2 लिख लीजिए। यहाँ m1 प्लस m2 है तो m1 माइनस m2, और यहाँ पर सीधे सीधे 2m2। इज दैट ओके? जो भी ट्रिक आपको यूज़ करना है यूज़ करके इसको लिख लीजिए। देयरफॉर मैं इस रिज़ल्ट को यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मैं उसको बाद में फिर से यूज़ कर सकूँ। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, अब आइए मैं निकालना चाहता हूँ v2। ये तो v1 निकल गया, v2 निकालना चाहता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो इक्वेशन मिला था उसे एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। यूज़ किसे करना है, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उसे यूज़ करना है। चूँकि इस बार v2 में रिजल्ट लाना है तो हमें क्या करना होगा, v2 को रिजल्ट लाने के लिए v1 को रिमूव करना पड़ेगा, और v1 के साथ क्या अटैच है, m1। देयरफॉर इक्वेशन b को क्या करें, m1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। पहले ये वाला टर्म लिख लेते हैं, m1 u1 माइनस m1 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v2 माइनस m1 v1। यहाँ तो ऐड करने से ही काम चल जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट। u1 वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए, कितना हो गया 2m1 u1। u2 वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए, मैं पहले ही नेगेटिव लगा देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए, m1 माइनस m2 इंटू u2 दैट इज इक्वल टू v2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया m1 प्लस m2 इंटू v2। अब जब v2 के फॉर्मेट में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये सबके डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा। देखिए 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। इज दैट ओके? दो फाइनल वेलोसिटीज़ के लिए दो इक्वेशन आ गए v1 और v2 के फॉर्मेट में। अब इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा और बताऊँगा कि अगर ये टारगेट है और ये प्रोजेक्टाइल है और दोनों में से अगर कोई एक ज़्यादा मैसिव होगा तो किस तरह की वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। लेट्स सी दैट। इस दोनों इक्वेशन को इकट्ठा एक जगह पहले लिख लेते हैं और फिर उसके हिसाब से कंडीशन को देख लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब उसे यहाँ लिख रहे हैं। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। और v2 कितने के बराबर, v2 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। इज दैट ओके? अब इसे रिमूव कर लें और कंडीशन को देखना शुरू करें। कंडीशन पहला ये है, फर्स्ट कंडीशन, कि अगर ये टारगेट बहुत ज़्यादा मैसिव है, मीन्स व्हाट, इफ टारगेट इज मैसिव कहने का मतलब कि m2 इज मच ग्रेटर देन m1, इतना ज़्यादा ग्रेटर कि उसे
फर्स्ट ऑब्जेक्ट को नेग्लिजिबल आप कंसीडर कर सकें। आइए देखते हैं, अगर m2 बहुत बड़ा है तो ये नेग्लिजिबल हो गया, सो -m2 डिवाइडेड बाई m2, सो m2 से m2 कैंसिल, माइनस रह जाएगा -u1, v1 कितने के बराबर -u1, ओके, प्लस m2 बहुत बड़ा है और ये भी m2 बहुत बड़ा है, ये नेग्लिजिबल, सो m2 से m2 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा +2u2, ओके। नाउ आप देखिए v2 कितना हो जाएगा, आपने m2 को बहुत बड़ा माना हुआ है, जब बहुत बड़ा माना हुआ है तो डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बड़ा हो गया, जिसके कारण इस पूरे का वैल्यू जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उस पर पूरे का वैल्यू एकदम डिनोमिनेटर बढ़ जाने के कारण नेग्लिजिबल हो गया, इसलिए u1 बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पर क्या है, m2 बहुत बड़ा है तो क्या यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। देयरफॉर v2 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू u2। अब इसकी मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। अगर ये हेवियर बॉडी इफ m2 इज एट रेस्ट मीन्स क्या हो गया, u2 ज़ीरो हो गया। जब u2 ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आप देखिए, जब ये रेस्ट में है ये इसको टक्कर मारेगा तो v1 कितना हो जाएगा, -u1 के बराबर हो जाएगा। यानी जितने स्पीड से इसने ऑब्जेक्ट m1 ने m2 पर टक्कर मारी उतने ही स्पीड से वो अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अगर u2 ज़ीरो मान लेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू -u1 के बराबर, ठीक है। यानी जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट फर्स्ट ने ऑब्जेक्ट सेकेंड जो कि रेस्ट में है उस पर टक्कर मारी उतने ही स्पीड से वापस अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट में ऑब्जेक्ट फर्स्ट रिटर्न आ जाएगा। और v2 क्या है, v2 यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2, वो जितने स्पीड से इनिशियली अगर चल रहा था उतने ही स्पीड से वो फाइनली भी चलता रह जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन कि अगर प्रोजेक्टाइल यानी ऑब्जेक्ट फर्स्ट काफ़ी मैसिव हो तब उस हालत में क्या होगा। सेकेंड कंडीशन, इफ प्रोजेक्टाइल इज मैसिव, मतलब m1 इज मच ग्रेटर देन m2। आइए अब m1 काफ़ी ग्रेटर है यानी m2 नेग्लिजिबल, तो m1 डिवाइडेड बाई m1 1 हो गया u1 के बराबर, और ये क्वांटिटी m1 काफ़ी बड़ा है तो डिनोमिनेटर काफ़ी इंक्रीज कर गया, सो इस ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो गई, देयरफॉर ये क्वांटिटी ख़त्म। देयरफॉर v1 के लिए क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू u1। उसी तरह यहाँ पर m1 काफ़ी बड़ा है तो 2m1 डिवाइडेड बाई m1 तो 2 हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर v2 इज इक्वल टू 2u1। सेकेंड टर्म देखिए m1 काफ़ी बड़ा और ये भी डिनोमिनेटर में भी, तो m1 से m1 कैंसिल आउट -u2। अब इसके कंडीशन को समझिए, u2 को अगर रेस्ट में रख दिया जाए यानी जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसको अगर रेस्ट में रख दिया जाए, इफ़ u2 इज इक्वल टू 0, ओके, तो उस हालत में आप देखिए कि m1 बहुत हेवियर है, बहुत मैसिव है, देयरफॉर जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से ये कंटिन्यू कर जाएगा, मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। और अगर u2 को यानी
ये सेकेंड ऑब्जेक्ट को आपने रेस्ट में मान लिया है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2u1। देयरफॉर अगर ये बहुत मैसिव है, इसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट m1 इज मच मैसिव देन m2, देन जैसे ही ये इस पर टक्कर मारेगा, जितनी वेलोसिटी इनिशियली u1 की थी उससे दुगुनी वेलोसिटी से सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या होगी, फ्लाई ऑफ कर जाएगी। मीन्स बहुत तेज़ी से दुगुने स्पीड से भागना शुरू करेगी। आप देख सकते हैं v2 इज इक्वल टू 2u1, यानी इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल जितनी वेलोसिटी थी उसके दुगुने स्पीड से टक्कर लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। अब आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन, इफ बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल इन मासेस, दोनों सेम मासेस का हो, मीन्स m1 इज इक्वल टू m2, इज दैट ओके। यहाँ m1 इज इक्वल टू m2 रख लीजिए, ये पूरा वैनिश कर गया 0। देयरफॉर v1 इज इक्वल टू ये वाला टर्म 0, और यहाँ अगर रख लेते हैं m1 के बदले में m2 तो कितना हो जाएगा 2m2, 2m2 से 2m2 कैंसिल, v1 इज इक्वल टू हाउ मच u2। पहला। दूसरे वाले को देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाई 2m1, तो ये कितना हो जाएगा v2 इज इक्वल टू u1, और यहाँ पर ऑलरेडी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देयरफॉर ये पूरा टर्म वैनिश। सो आप देखिए कि यहाँ पर वेलोसिटीज सिर्फ एक्सचेंज हो रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट m1 की फाइनल वेलोसिटी है वो u2 की, यानी ऑब्जेक्ट m2 की इनिशियल वेलोसिटी है, यानी v1 इज इक्वल टू u2, एंड v2 यानी जो ऑब्जेक्ट m2 की फाइनल वेलोसिटी है वो टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट m1 की इनिशियल वेलोसिटी थी। सो अगर सेम मास का ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करता है तो उनकी वेलोसिटीज क्या होती है, एक्सचेंज कर जाती है। इज दैट ओके। आइए अब इसके बाद देखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। सेकेंड वन इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक यानी जिसमें डिफॉर्मेशन परमानेंट हो, या फिर ऐसा हो कि वो ऑब्जेक्ट जो आपस में टकराएं वो स्टिक कर जाएं। ठीक है, तो क्या होता है कि इन इलास्टिक कोलिजन को बहुत बार स्टिक टुगेदर कोलिजन भी कहते हैं। लेट्स सी द सिचुएशन फर्स्ट। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट m1 u1 वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, और उसी स्ट्रेट लाइन पर ये ऑब्जेक्ट m2 m1 से आगे ahead ऑफ m1 मूव कर रही है u2 वेलोसिटी से। u1 इज ग्रेटर देन u2। अब कुछ टाइम के बाद ये दोनों आपस में टक्कर मार देती है, और टक्कर मार देने के बाद क्या है, स्टिक कर गई। ठीक है, यानी अब दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, एक सी हो गई, और मास क्या हो गया, आपस में ऐड कर गया। मान लेते हैं ये फाइनल वेलोसिटी है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड नहीं है कहीं पर भी, देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है यहाँ पर। तो आप देख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से m1 u1, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू ये m1 प्लस m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, v के लिए अगर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फाइनल वेलोसिटी आपने निकाली। काइनेटिक एनर्जी की जहाँ तक बात है
तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, क्योंकि ये परमानेंटली डिफॉर्म कर गया, और डिफॉर्म कर गया फिर से अपने शेप में वापस नहीं आएगा। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, कन्वर्ट नहीं कर पाएगी काइनेटिक एनर्जी में। देयरफॉर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाएगी। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन कितना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और कोलिजन के बाद जब स्टिक कर जाता है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल आफ्टर द कोलिजन। देयरफॉर वैल्यू डाल दीजिए v का, यहाँ से कितना हो गया, हाफ m1 प्लस m2 एंड दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए। मैं थोड़ा इधर से आके सॉल्व कर रहा हूँ, उधर जगह थोड़ा सा कम है। देयरफॉर हाफ m1 प्लस m2, और ये नीचे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे टर्म पर स्क्वायर है, तो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट कर जाएगा। m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 u1 u2। ओके, अब ये स्क्वायर टर्म इससे कैंसिल आउट। अब ये कितना हो गया, 1/2 इस पूरे टर्म को लिख लीजिए डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो जब भी आप लॉस लिखेंगे तो उसमें ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उससे आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि लॉस हो रहा है। देयरफॉर ये वैल्यू रख लीजिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस वो पूरा हाफ m1 u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नाउ यहाँ डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, LCM ले लेना पड़ेगा। नाउ सी, आफ्टर LCM कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर m1 m2 u2 स्क्वायर, और एक बार ये m2 m2 से मल्टीप्लाई होगा तो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म नेगेटिव साइन के साथ आपको लिख लेना है, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में वो पूरा टर्म आप लिख लेंगे, कितना, माइनस 2m1 m2 u1 u2। ये टर्म कैंसिल आउट with this term and this term।
अब आप देखिए सब में m1 m2 जो बच गया है टर्म m1 m2 कॉमन है, m1 और m2 कॉमन ले लीजिए, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 डिवाइडेड बाई दिस इज 2m1 प्लस m2। इसको फाइनली फॉर्मेट में लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। देयरफॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू m1 m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m1 प्लस m2। सो ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस कहाँ हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन में। अब इसके बाद देखना चाहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अभी तक 1 डायमेंशन में आपने देखा था। इसमें एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 है जो u1 वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मूविंग है, और आगे कोई ऑब्जेक्ट m2 जिसकी वेलोसिटी u2 है, बट यहाँ पर मैं इसे रेस्ट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, इस रखे हुए रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पर जाकर कोलाइड कर जाती है। कोलाइड करने के बाद मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो m2 है वो इधर मूव कर जा रही है, और m1 एक अलग एंगल पर दोनों किसके साथ, इस दिए हुए स्ट्रेट लाइन जिस पर ये चल रही थी मैं यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है, ये एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर चला जा रहा है। मान लेते हैं कि ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, ये m2 और ये m1। कोलिजन के बाद मान लीजिए ऑब्जेक्ट m2 v2 वेलोसिटी से और m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर जाता है। चूँकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड हो जाएगा। देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2, u2 को रेस्ट में माना हुआ है, सो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलोंग x एक्सिस। क्यों, क्योंकि आपके पास अब 2 डायमेंशन में बात करने के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ हेडिंग में लिख दिया है। सो क्या हो गया, ये वेलोसिटी v2 है, सो इस डायरेक्शन में अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2 v2 cos θ1, और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 v1 cos θ2। सो फाइनल मोमेंटम इज m2 v2 cos θ1 प्लस m1 v1 cos θ2। इज दैट ओके। अब आप देखिए कि आपने तो x के अलोंग लिख लिया, लेकिन y के अलोंग भी लिखना है ना, तो y के अलोंग क्या करेंगे, अलोंग y एक्सिस। आप देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है ही नहीं कुछ भी, देयरफॉर ये कितना हो गया, 0। और यहाँ पर जब आप इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v2 m2 v2 अगर मोमेंटम का कंपोनेंट लेते हैं तो, सो m2 v2 sin θ1, और ये कितना हो जाएगा, m1 v1 sin θ2। ओके, सो वो पॉजिटिव x के डायरेक्शन में, देयरफॉर m2 v2 sin θ1 माइनस m1 v1 sin θ2 नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में, देयरफॉर ये मैंने लिखा है। चूँकि इलास्टिक कोलिजन है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। सो हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1
v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देख लीजिए आपके पास θ1 θ2 और v1 और v2 इतने सारे अननोन हैं। कितने सारे? v1 v2 और इक्वेशन इतने 4 अननोन है, इक्वेशन 3 ही है। इसका मतलब है कि जो भी रिज़ल्ट आप निकालना चाहते हैं वेलोसिटी की वो यूनिकली डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब चौथा भी एक इक्वेशन होना चाहिए था। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैंने जानबूझकर ये दोनों लाइन छोड़ा हुआ था क्योंकि मुझे डील करना था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसे स्मॉल ई लेटर से डिनोट करते हैं। दो अलग अलग टाइप के कोलिजन को आपने देखा। एक था इलास्टिक, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक हो तो उसका जो ई होगा वो 1 के इक्वल होगा, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो ई कितना हो जाएगा उसका? 0 के बराबर हो जाएगा। सो कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही परफेक्टली इलास्टिक होता है ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। सो ई वैरी करता है 0 से 1 तक। देखिए अगर इनइलास्टिक होता था तो सट जाता था दोनों। देख लीजिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखा होता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि सेपरेशन में जानबूझ के पहले लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखिए अब अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे तो ये कितना है? v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू ई इंटू u1 माइनस u2। इन इलास्टिक है तो दोनों स्टिक कर गया, ये वैल्यू 0 हो गया, देयरफॉर ई कितना हो गया? 0। इन इलास्टिक में क्या होता है? ये दोनों आपस में सट जाते हैं और फाइनल वेलोसिटी एक जैसी होती है, तो ये एक जैसी है। इसका मतलब v1 और v2 मिलाकर एक हो गया, वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर ई कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। उसी तरह आप अगर इलास्टिक कोलिजन के बारे में निकालेंगे तो आप देख लीजिए इसी फॉर्मूले से E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। और इलास्टिक कोलिजन के लिए ही लिखा था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देयरफॉर ये कितने के बराबर हो गया? 1 के बराबर। सो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दिस इज 0। बट कहाँ लाई करता है? 0 से 1 के बीच में। अच्छा, E किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो मटेरियल्स यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये उस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के मटेरियल्स से ऑब्जेक्ट को बनाया है। आपने इसी लेक्चर के शुरुआत में देखा कि फाइनल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू हाउ मच? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। और v2 के लिए देखा कि कितना था ये? 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस
m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ लिखेंगे यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसके हिसाब से जब लिखेंगे तो ये दोनों जो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ये दोनों इक्वेशन तब आया था जब आपने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मानकर जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन था उसको सॉल्व किया था, तब ये दोनों इक्वेशन आया था। लेकिन अभी क्या कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लेकिन अभी क्या कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू u1 माइनस u2, यही कह रहा है ना। देयरफॉर अब आपको जो इक्वेशन सॉल्व करना होगा वो इसके हिसाब से नहीं बल्कि इसके हिसाब से, और जब इसके हिसाब से इलास्टिक कोलिजन के पूरे प्रोसेस को सॉल्व कीजिएगा तो ये रिज़ल्ट कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख रहा हूँ m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाई, लेकिन आप प्लीज़ करके देख लीजिएगा m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस इस m2 को m2 को m2 प्लस m2 लिख सकते हैं ना दो बार, देयरफॉर ये m2 प्लस em2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। उसी तरह v2 कितना लिखा जाएगा, ये इसको आप लिख सकते हैं m1 प्लस m1, देयरफॉर m1 प्लस em1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 इंटू u1 माइनस ये कितना em1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इज दैट ओके? सो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई कितने के बराबर, 1 के बराबर। रख के वैल्यू देख लीजिए, अगर ई 1 रखते हैं वापस इसी पोजीशन पे आ गया, ई 1 रखते हैं वापस इसी पोजीशन पे आ गया, ई 1 रखते हैं वापस इसी पोजीशन पे आ गया, और अगर ई 1 रखते हैं वापस इसी पोजीशन पे आ गया, कोई चेंज नहीं। और अगर इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है, मैं अलग से सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। फॉर perfectly inelastic collision E is equal to what? E is equal to 0। so अगर आप 0 पुट करते चले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 कितना आ गया, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये पूरा टर्म 0 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नाउ ये कितना हो जाएगा, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस m2 माइनस माइनस प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दीजिए, देख लीजिए v1 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस यहाँ भी वैल्यू पुट कीजिए, दिस इज m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u2। v2 निकालिए, यहाँ पुट कीजिए 0, कितना हो गया m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस यहाँ पुट कीजिए 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस, कितना हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। देखिए तो कोलिजन के बाद v1 v2 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, हुआ या नहीं, आप क्लियरली देख लीजिए, ये रिजल्ट भी और ये रिजल्ट भी दोनों
आपस में बराबर है, बिल्कुल इक्वल हो गया है। देयरफॉर कोलिजन के बाद दोनों क्या हुआ, इनइलास्टिक कोलिजन के बाद स्टिक टुगेदर हो गया और फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई। बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसी से रिलेटेड, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड। मान लीजिए एक सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m h हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं जब यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर आने के बाद जो वेलोसिटी है वो v0 है अभी इनिशियली। सो क्या आप लिख सकते हैं v0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। देयरफॉर v0 इज इक्वल टू √2gh। इज दैट ओके? क्या यही वो वेलोसिटी है जिससे इस ऑब्जेक्ट ने इस दिए हुए टारगेट को अप्रोच किया? ये सरफेस है बट यहाँ पर क्या होगा, एक टारगेट है, ठीक है। तो ये जो बॉल है वो इस दिए हुए सरफेस को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। देयरफॉर ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E into velocity of approach. Is that okay? Therefore इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं E into √2gh। और मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी ये टकराने के बाद फिर रिटर्न जाएगा ना, तो ऐसे रिटर्न गया तो मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई, यानी सेपरेशन की वेलोसिटी v1 हो गई। अब देखिए मान लीजिए किसी हाइट पर गया और वहाँ से फिर गिरेगा, तो ये v1 क्या होगा, सेकेंड टाइम के लिए फिर से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइम के लिए क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम के लिए ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तो सेपरेशन फिर हो रहा है ना, टकराने के बाद वापस जा रहा है, तो v1 वेलोसिटी से चला गया। वो v1 वेलोसिटी कितनी है, E इंटू √2gh, ठीक है। अगर E 1 से कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, यानी h जो है इसकी हाइट अब पहले से कम हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक जाएगी फिर वो अप्रोच करेगी कि नहीं करेगी, तो सेकेंड टाइम जब अप्रोच होगा तो v2 इज इक्वल टू E इंटू v1 हो जाएगा, ठीक है। कितने के बराबर, E इंटू E, दैट इज E स्क्वायर √2gh। उसी तरह थर्ड टाइम जब होगा तो वो क्या होगा, E इंटू दिस v2, दैट इज इक्वल टू E टू दी पावर 3 √2gh। सो अगर n टाइम्स अगर ऐसा होता है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, E टू दी पावर n 2gh। 2gh कितने के बराबर है, v0 के। देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू E टू दी पावर n v0। इज दैट ओके? नाउ v0 का अगर वैल्यू डाल देते हैं तो Vn इज इक्वल टू E टू दी पावर n √2gh। तो ये हो गया आपका n टाइम्स जब वो बाउंड करेगा, रिबाउंड करेगा, अप्रोच करेगा, फिर सेपरेट होगा, तो वहाँ पर ये क्या होगा, जब n नंबर्स में वो हो जाएगा तो ये आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा, Vn इज इक्वल टू E टू दी पावर n √2gh।
अगर ये वी एन कितने के बराबर हो जाए, रूट अंडर 2GHN के बराबर, चूँकि हाइट लगातार वेरी करती जाएगी तो हम कह रहे हैं कि ये n टाइम्स में ये वाली हाइट आ जाएगी। तो अगर ये स्क्वायर करके लिखेंगे दोनों तरफ तो कितना हो गया, वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2n, और ये हो जाएगा रूट ख़त्म 2GH। अगर यहाँ पर भी वी एन स्क्वायर लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2GHN के वैल्यू पुट कर दीजिए, 2GHN इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2n इंटू 2GH। 2G से 2G कैंसिल, कितना आ गया HN, HN आ गया ई टू दी पावर 2n इंटू H। सो फाइनली कितनी हाइट तक ये उठ जाएगा वो हाइट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी निकाल सकते हैं और फाइनल हाइट भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट ई का जो भी वैल्यू दिया होगा, n नंबर ऑफ टाइम्स जो भी दिया होगा कोलिजन का वो, और जो इनिशियल हाइट है वो भी आपको गिवन होगी, तो आप फाइनल हाइट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हो सकते हैं, उसको मैं जब न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स को डील करूंगा वहाँ कोशिश करूंगा कि इस तरह के कुछ और सिचुएशंस को डील करूं। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।